हरदा में जो ब्लास्ट पीड़ितों का आंदोलन चल रहा था उसमें अपनी भागीदारी दर्ज करवाने के लिए अब्दुल्लागंज से भारत यात्री परेश नागर हमारे साथ हैं। कल आंदोलन तो खत्म हो गया है दिग्विजय सिंह के आगमन के बाद में, लेकिन परेश अभी भी हरदा में है। जानना चाहेंगे हरदा के लोगों की खासियत और भारत यात्रा में इनके खट्टे मीठे अनुभव के बारे में। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़। हम जानना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में आपके साथ मध्य प्रदेश से कितने लोग सम्मिलित थे, उसमें कितनी महिलाएं और कितने पुरुष आपके साथ में रहे? देखिए, मध्य प्रदेश से हम 9 लोग थे। तो महिलाओं में देखा जाए तो 3 महिलाएं थी। एक आपके ही हरदा से अवनी बंसल जी हमारी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थी। 2 महिलाएं और थी, 3 महिलाएं और थी जो मंदसौर से थी, कोई गुना से थी, तो देखा जाए तो कोई उज्जैन से थी। तो ऐसी 4 महिलाएं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रही जो मध्य प्रदेश से थी। बाकी सारे 9 लोग थे। तो 9 लोग इस यात्रा में मध्य प्रदेश से शामिल हुए। जैसा कि सन 1933 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हरदा आगमन के पावन अवसर पर बापू ने हरदा को हृदय नगर का खिताब देकर गए थे, जिसे आज हम हरदा वालों ने बरकरार रखा हुआ है। आज यहीं पर रेलवे स्टेशन कैंपस के सामने हम भारत यात्री परेश नागर से चर्चा करने जा रहे हैं। परेश जी, भारत यात्रा में सम्मिलित होने के पीछे आपका क्या कॉन्सेप्ट था? देखिए, पहले तो मैं बापू की जो धरोहर रही है, बापू ने, जैसा आपने बताया कि 1933 में बापू ने इसको हृदय नगरी कहा था। तो मैं पिछले 15 दिन से आंदोलन के माध्यम से हरदा में हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई में हरदा हृदय नगरी है। यहाँ के लोगों का जो प्यार और सहयोग आंदोलन को मिला और हमें मिला, वो बहुत ही ज़्यादा रहा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। लोगों का जो व्यवहार रहा, प्यार रहा, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और रहा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का उद्देश्य। देखिए, इस देश के अंदर जो लड़ाई है, हमारे नेता राहुल गांधी जी पिछले कई सालों से वो लड़ाई लड़ रहे हैं और अकेले ही वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस लड़ाई में हमें शामिल होने का मौका भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मिला। 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी के समुद्र तट से कश्मीर के पहाड़ों तक, श्रीनगर कश्मीर के पहाड़ों तक हमने वो यात्रा करी। 4000 किलोमीटर हम पैदल चले और उस पैदल यात्रा में जो अनुभव रहा, 12 राज्यों का अनुभव रहा। 12 राज्यों से वो यात्रा गुजरी, तो वहाँ की संस्कृति, भाषा, बोली, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत जो पूरा देश है, पूरा एकता का एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म, सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन उसका जो भाव है वो भाव मानवता का है, वो भाव इंसानियत का है। जो सपना गांधी का था, जो सपना नेहरू का था, उसी सपने के साथ आज राहुल जी चले हैं। भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ अब वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उसी भाव को बरकरार, उनके हम बाशिंदे हैं और इस देश के अंदर हर जगह वो भाव लेकर जाएंगे। आपकी भारत यात्रा के दौरान दिनचर्या क्या होती थी? कैसे पूरा दिन आपका बीतता था? देखिए, दिनचर्या का ये था कि हमको सबसे पहले तो रोजाना 25 किलोमीटर के आसपास चलना होता था। तो हमारा जो उठने का समय था, शेड्यूल था, वो सुबह हम 4 बजे उठते थे। तो 4 बजे जब सुबह उठते थे और 6 बजे यात्रा रवाना हो जाती थी। तो सारे लोगों को 4 बजे उठकर नहाना, तैयार होना, नाश्ता करना, क्योंकि 119 भारत यात्री थे। फिर उसके साथ जो स्टाफ था वो अलग था। वो कंटेनर में हम लोग रुका करते थे। तो 6 बजे से यात्रा शुरू हो जाती थी, जो सुबह तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर के आसपास चलती थी। तो 9, साढ़े 9 बजे के आसपास 10 बजे तक यात्रा, सुबह का जो एक पूरा समय था यात्रा का 12 या 13 किलोमीटर तक, वो पूरा होता था। तो 10 बजे से फिर 3 बजे तक का यात्रा का ब्रेक होता था। जहाँ भी हम रुकते थे फिर वहाँ रुकने की व्यवस्था होती थी, वहीं लंच हमारा होता था। फिर यात्रा 3, साढ़े 3 बजे के आसपास फिर शुरू होती थी, जो 6 बजे के आसपास चलती थी। फिर 6 बजे जहाँ रात्रि हमारा विश्राम होता था, वहाँ हम रुका करते थे।
तो पूरी यात्रा कंटेनरों के साथ रही। कंटेनर हमारा आशियाना था, घर था, जो 4 महीने 23 दिन रहा। हम कंटेनर के जोन अलग अलग बांट दिए गए थे। जो युवा थे उनको ग्रीन जोन दिया था, जिसमें हम एक कंटेनर में 12 लोग थे। तो एक परिवार पूरा बसता था, एक परिवार फिर दूसरी जगह बसता था। ये कह सकते एक पूरा गांव जो परिवार के साथ साथ चला करता था। 4 महीने 23 दिन हमारी यात्रा, तो पूरी दिनचर्या ऐसी रही। क्या उस टाइम जो पहनने का लिबास होता था, पहनने के कपड़े होते थे, वो कोई पर्टिकुलर ड्रेस होती थी या फिर अपनी मन मर्जी के जो कपड़े आप साथ ले जाते थे वही कपड़े? नहीं, मन मर्जी का तो कुछ नहीं था, क्योंकि यात्रा का जो हमारा ड्रेस कोड था वो वाइट था, सफ़ेद था। तो हम वाइट उसमें चला करते थे। तो जब भी यात्रा में रहते थे तो वाइट हमारा, या तो कुर्ता पजामा या लोअर टी शर्ट वाइट जो आप पहन सकते थे, लेकिन वाइट कपड़े में, सफ़ेद कपड़ों में ही हमको चलना होता था। और सुबह जो नाश्ता होता था आपका, आपकी टीम में जो कुक होता था वही तैयार करता था या जहाँ जाते थे वहाँ के लोग नाश्ता वगैरह करवाते थे? नहीं, जिन राज्यों में यात्रा हमारी पहुंची तो उन्हीं राज्यों के लोग पूरा खाने की व्यवस्था करते थे। डिनर की, लंच की, नाश्ते की सारी व्यवस्था उन्हीं के हाथ में थी। और सबसे अच्छी बात इसमें ये रही कि जब तमिलनाडु कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत का मेरा तो पहला अनुभव रहा। तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का भोजन, तो हर तरह का भोजन वहाँ का जो होता है, तो उस भोजन का हमने स्वाद लिया। तो दक्षिण भारत का जो भोजन है, कहते हैं बड़ा लाजवाब भोजन हमने मिला। और तकरीबन महाराष्ट्र आने तक हमने रोटी नहीं खाई थी। तो महाराष्ट्र, जब उत्तर भारत के लोगों के साथ बड़ी ये विडंबना है, क्योंकि वो आटे की रोटी के लिए हर जगह जाते तो उनका मन बड़ा विचलित होता है। लेकिन हम दक्षिण भारत के खाने से मैं तो संतुष्ट था। मुझे ऐसा लगता है कि आप जहाँ जाते हो वहाँ के हो जाओ तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो चीज़ें और आपको आसान होती है। तो काफ़ी अच्छा अनुभव वो रहा खाने को लेकर हमारा। क्या स्पेशल डिश जो थी साउथ इंडिया की, क्या आपको लजीज लगी, लाजवाब लगी? देखिए, साउथ इंडियन की जो डिश हम उत्तर भारत में खाते हैं, चाहे वो इडली हो, सांभर हो, बड़ा हो, जो भी हम चीज़ें खाते हैं, लेकिन जब आप साउथ में उन चीज़ों को खाते हैं तो बड़ा ही अंतर हमको दिखता है। क्योंकि यहाँ बनाना और वहाँ खाना, तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो पानी है, पानी भी उन डिशों में यानी मिल जाता है। चाहे आप इडली खाओ, साउथ इंडियन की जो भी खाओ, सांभर खाओ, कुछ भी खाओ, तो उसका जो स्वाद है उस पानी के कारण ज़्यादा और अच्छा और बेहतर हो जाता है। परेश, जानना चाहेंगे कि 12 राज्यों में आप भारत यात्रा में शामिल रहे, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम तो आपको आई होगी? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल कहा। इस देश के अंदर भाषा का जो गैप है, लेकिन इस देश की खूबसूरती ये है कि भाषा का गैप होने के बाद भी आपको कभी भाषा समझ में भी नहीं आती है, लेकिन जो आत्मीयता लोगों से बन जाती है, तो आप कभी चुप भी हैं तो इशारों में जो बातें समझ में आ जाती है। हमारे कंटेनर में अलग अलग राज्यों के लोग थे, जिसमें केरल से हमारे एक साथी हैं मंजू कुट्टन, जो हमारे साथ कंटेनर में रहे 4 महीने 23 दिन। उनको ना इंग्लिश आती थी ना हिंदी, हाँ, तो उनकी जो भाषा थी वो मलयालम थी। तो ये बड़ा अच्छा रहा कि हमारा जब संवाद होता था तो शुरुआत के दिनों में काफ़ी थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन जो डेली जो रोज़ाना जो हमारा रूटीन था, दिनचर्या थी, उसके साथ साथ हमारा मिलाप, हमारा घोल मोल तालमेल इतना अच्छा बैठा कि उसके इशारे से हम समझ जाते थे कि यार मंजू हमसे क्या बात करना चाह रहा है। तो ये इस देश की खूबसूरती है और इसी की लड़ाई इस देश के अंदर हम और सारे लोग लड़ रहे हैं, जो इस देश की आत्मा, इस देश की एकता और भाईचारे में यकीन करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी खूबसूरती है कि भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उसके बाद भी आप भाषा उसके हाव भाव से और उसके इशारों से समझ रहे हो। तो ये बड़ी यानी देश की खूबसूरती है और इस यात्रा में हमने यही पाया है। तो अलग अलग राज्यों में हमें कई तरह के लोग मिले, तो भाषा का जो गैप होने के बाद भी, नहीं समझ आने के बाद भी हम भाषा को फिर भी समझ लेते थे। तो ये इस यात्रा का बड़ा अच्छा एक अनुभव हमारे साथ रहा। एक प्रश्न और है कि जैसे अभी हम सऊदी अरब गए थे, मक्का मदीना गए थे, वहाँ की जो मदर टंग है, जो मूल भाषा है वो अरबी है, लेकिन हमने वहाँ भी महसूस किया कि दुनिया की सबसे जो प्राचीन भाषा है वो है इशारों की भाषा। तो कई जगह पर हमें जब समझ में नहीं आता था उनकी और हमारी बात एक दूसरे को समझ में नहीं आती थी, तो हमने वहाँ महसूस किया
कि इशारों में जो बात होती है वो ज़बान से बेहतर और कोई ज़बान नहीं होती। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सच कहा है कि जहाँ भाषा समझ में नहीं आती है, लेकिन आपके जो भाव हैं कि मैं किसी को देख रहा हूँ लेकिन उसकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही, तो उसका जो भाव है, उसका जो इशारा है, उसको मैं समझ पा रहा हूँ। तो इस यात्रा में दक्षिण भारत में जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरी है, तो उस जगह जब लोगों की बातें हमको समझ में नहीं आती थी, यहाँ थोड़ा इंग्लिश जो लोग नहीं बोल पाते थे और हिंदी नहीं समझ पाते थे, चाहे वो दुकानों पर हो, कई जगह पर हो, लेकिन इशारों से जो हमारा संवाद होता था तो वो भाषा से ज़्यादा अच्छा होता था, मुझे ऐसा लगता है। तो ये इस देश की और उन सारे लोगों की खूबसूरती है जो मोहब्बत में विश्वास रखते हैं, जो प्यार में विश्वास रखते हैं। एक नारा और साथ में आपकी भारत यात्रा के दौरान चलता रहा और वो नारा था डरो मत। इसके पीछे राहुल गांधी की क्या सोच थी? देखिए, राहुल जी की जो सोच है डरो मत, राहुल जी यात्रा से पहले, यात्रा में और अभी भी यही बोलते हुए आ रहे हैं कि डरो मत। हर उस चीज़ से आज देश के अंदर जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि किस तरह जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। तो राहुल जी ने जो नारा दिया कि डरो मत, हमें डरना नहीं है, इन शक्तियों से हमें लड़ना है। जो शक्तियाँ तानाशाही इस देश के अंदर आ रही है, जो हिटलर शाही इस देश के अंदर चल रही है, उसके खिलाफ लड़ना है। मुझे याद है आंध्र प्रदेश का हमारी यात्रा का 42वां दिन था, मैं राहुल जी के साथ चल रहा था। तकरीबन मैं राहुल जी के साथ 35 से 40 मिनट के आसपास रहा। तो मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, सिंधिया को लेकर हमारी काफ़ी बातें हुई। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि दोस्त डरना नहीं, लड़ना। इन सारी ताकतों के खिलाफ कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, इस पर बिल्कुल दिमाग नहीं लड़ाना। हमारी लड़ाई इस देश के भविष्य की लड़ाई है, इस देश की आत्मा के लिए हम लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हमें जारी रखना है, इसलिए डरना मत। तो उनका जो नारा रहा डरो मत, तो वो नारा इसी का उद्देश्य था कि हमको डरना नहीं है, हमको लड़ना है। एक सवाल है जहन में कि पूरे टाइम आप लोग यात्रा के दौरान जहाँ भी आपका स्टे होता था वहाँ कंटेनर में रहते थे, तो किन किन चीज़ों की आपको वहाँ कमी महसूस होती थी कंटेनर? देखिए, कमी तो किसी भी चीज़ की महसूस नहीं होती थी, क्योंकि हम लोग यात्रा में थे। तो जब आप यात्रा में होते हो, पैदल चलते हो, तो आप अपना जहन पहले से मजबूत करके चलते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जब किसी भी यात्रा में जाते हो, जब आप पैदल चलते हो, तो आपको एक त्याग की भूमिका के साथ वहाँ पहुँचना चाहिए। तो सुविधाओं का हमें बिल्कुल अभाव नहीं रहा। हमें यात्रा में जो भी मिला, हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा मिला, सारी चीज़ें रही। और वो अनुभव यात्रा का जो रहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लाखों रुपया खर्च करके भी वो अनुभव नहीं ले सकते हो। उसकी जो कमियां रही वो हमारा अनुभव रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कमियां हैं वो अनुभव था हमारा। जो भी चीज़ें हमें यात्रा में मिली वो पूर्ण थी और उसी पूर्णता के साथ हमने पूरी यात्रा पूर्ण करी। जब भी हम यात्रा में चलते थे तो हमारा पूरा 4, 5, 6 लोगों का, जब भी आप यात्रा में रहते हो तो एक ग्रुप बन जाता है आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से जो लोग होते हैं। बाकी सारे तो हमारे परिवार के ही लोग थे, लेकिन जब हम चलते तो हमारे 10-15 साथी थे। जैसे मैं हुआ, अवनी हुई, तो अलग अलग प्रदेशों के और भी हमारे साथी थे, हिमाचल, केरल, सारे लोग। तो जब हम पैदल चलते थे तो हम अक्सर ये बात करते थे। कई लोग हमसे कहते थे कि यार थोड़ा तुम गाड़ी में बैठ के भी चल सकते हो। जैसे आंध्रा और तेलंगाना में जब यात्रा पहुंची तो बड़ी कड़ाके की यानी गर्मी जो होती है वो गर्मी हमने झेली। जब कश्मीर जब यात्रा पहुंची तो वहाँ बर्फबारी, ठंड हमने झेली, सारी चीज़ें रही। तो कई लोगों ने बोला कि तुम बैठ सकते हो, तो हम सीधा सा कहते यार हमें कोई देखे या ना देखे, लेकिन ज़मीन हमें देख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप अपने जीवन में काम करते हो, कभी आप उसमें ईमानदार नहीं हो तो आप जीवन में कहीं भी पहुंच जाओ, लेकिन आप मन से संतुष्ट नहीं हो सकते हो, आपका दिल संतुष्ट नहीं होगा। तो हम जब यात्रा में थे तो हर कदम हमने ज़मीन पर रखा है। तो पूरी यात्रा का जो 4000 किलोमीटर था वो उस कदम से हमने नापा है। तो ये हमारे आप में एक बड़ी हमारी ताकत और बड़ी शक्ति रही कि हमने उस यात्रा को अपने कदमों से पूरा करा। तो ये एक अनुभव बड़ा अच्छा रहा। इसमें हमें कोई यात्रा में कहीं भी कोई असुविधा की जरा सी भी चीज़ें महसूस नहीं हुई। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि जब सुबह हम उठते थे तो जो हमारे कंटेनर थे और जो नहाने और बाथरूम के जो कंटेनर थे, तो वो 7 कंटेनर थे। उन 7 कंटेनर के हिसाब से ही सारे लोगों को, क्योंकि 119 लोग हैं, फिर राहुल जी की टीम के भी लोग थे, फिर थोड़ा जो लोकल का जो स्टाफ था जो पूरा कैंपस जमाता था, सजाता था, उसके भी लोग थे। तो आपको 7 कंटेनर में ही सब कुछ करना है। तो 4 बजे इसलिए उठना होता था
आप रात को कितनी बजे सो, लेकिन आपको उठना 4 बजे, ठंड गर्मी सर्दी। और राहुल जी ने सबसे अच्छी बात ये कही थी, राजस्थान में भारत यात्रियों ने बात उनके सामने रखी कि सर अब थोड़ा सर्दियों का मौसम है, राजस्थान आ गया है, दिल्ली पहुंचना है, तो यात्रा का थोड़ा बड़ा। ये यात्रा सीखने की थी, ये यात्रा त्याग की। तो ये त्याग, और मैं आपको बताऊं कि कश्मीर तक, श्रीनगर तक हम सुबह 6 बजे उठे, पानी बर्फ रहा तो भी हम उसमें जाकर नहाए हैं, हाथ पैर धोए हैं। तो ये यात्रा हमारे लिए काफी अनुभव और ऐतिहासिक यात्रा है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि जाहिर है कि सब जगह यात्रा के दौरान प्यार तो बेशुमार मिला है, लेकिन कुछ जगह छिटपुट खबरें भी आई हैं जहां के लोगों ने जो है यात्रा के उद्देश्य को भ्रमित करने की, दूषित करने की कोशिश की। कहाँ ऐसा अनुभव आपको मिला? देखिए, ये है कि जब आप कोई बड़ा काम करते हैं, और जो भी आप काम बड़ा काम और ईमानदारी से करते हैं, तो उसमें ये सारी छोटी मोटी चीज़ें होती है। तो इन सारी छोटी मोटी चीज़ों को राहुल जी और यात्रा के सारे लोगों ने दूसरे तरीके से बिल्कुल नहीं लिया। हमने तो यात्रा के दौरान कभी भाजपा और संघ के लोगों ने नारेबाजी भी करी, तो राहुल जी ने तो उनको भी गले लगाया। तो राहुल जी का जो यात्रा का उद्देश्य था, उन्होंने कहा था कि ये मोहब्बत की यात्रा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तो मोहब्बत की यात्रा रही, कई जगह ऐसे लोग हमको मिले, तो राहुल जी ने बाकायदा रुककर उन लोगों को गले लगाया कि आइए आप भी इस यात्रा में शामिल होइए, ये यात्रा मोहब्बत की यात्रा है। तो जो व्यक्ति मोहब्बत करता है तो उसके ऊपर कई तरह के कीचड़ उछाले ही जाते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाला हमेशा मोहब्बत ही करता है, उसके जहन में नफरत नहीं आती है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा किस्सा सुनाता हूँ। हमारी यात्रा मैसूर कर्नाटका में थी और दिवाली का समय था। तकरीबन उसी समय अक्टूबर, नहीं दिवाली से थोड़ा पहले का समय था, दिवाली हमारी तेलंगाना में बीती थी, वो अक्टूबर के आसपास की बात है। तो हमें बशीम नाम के शख्स मिले जो बेंगलोर से आए थे। वो अपनी दोनों आंखों से देख नहीं पाते थे, तो वो अवनी को मिले, तो अवनी ने कहा कि ये देख नहीं सकते हैं। तो 2 दिन अवनी और हमने उनका हाथ पकड़कर पूरी यात्रा उनको 2 दिन पैदल करता। तो उनका जो अनुभव रहा, हमने उनसे बात करी, तो उनसे पूछा कि मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं जो चीज़ें महसूस कर पा रहा हूँ, हाँ, चाहे वो चलते हुए रोड पर गाड़ियों की आवाज़ हो, पानी की आवाज़ हो, उसको जो महसूस कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल सच बात है, उन्होंने जो महसूस करा वो हम नहीं कर सकते। तो उसी समय अवनी और हम लोगों ने एक प्रण मैसूर में लिया, हमारी 2 दिन की वहाँ यात्रा रुकी थी, दशहरे का दिन था वो। तो कि यार हम कुछ भारत यात्री मिलकर ऐसा करते हैं कि आँखें दान करते हैं, ताकि वसीम भाई जैसे जितने भी वो लोग हो, उनको शायद हमारी आंखों से और दुनिया देखने का मौका मिले जब भी। तो ऐसे हम 33 भारत यात्री रहे जिन्होंने मैसूर के जे अस्पताल में आंखें दान करने का प्रण लिया बाकायदा, और राहुल जी ने भी उसको काफ़ी सहारा, राहुल जी ने भी हमें काफ़ी अप्रिशिएट करा। तो हमारे साथ ऐसे 33 भारत यात्री थे। तो ये जो यात्रा है, ये सिर्फ पैदल चलने की यात्रा नहीं थी, ये देश को जोड़ने की यात्रा थी, ये देश की आत्मा को समझने की यात्रा थी, ये प्यार और मोहब्बत की यात्रा थी। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य केवल पैदल चलना ही नहीं था, बल्कि उस यात्रा के दौरान बहुत सी चीज़ें सीखने का भी उद्देश्य था। तो क्या उस दौरान आपने क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है कि सीखने का। जब आप पैदल चलते हो और जब आप पैदल चलने का संकल्प करते हो कि यार 4000 किलोमीटर पैदल आपको चलना है, जब पहला दिन था कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन मन में एक भाव था कि नहीं बस चलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो उसमें जो सीखा गया, जो उस यात्रा से मुझे मिला है, वो खुद के ऊपर एक कंट्रोल जो करना है, नियंत्रण करना, चाहे वो अपना गुस्सा हो, अपनी हर एक वो सारी चीज़ें जो आपसे बेकाबू होती हैं उस पर काबू पाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तरह का ध्यान आप जब पैदल चलते हो ज़मीन पर, वो आपको ज़मीन से मिलता है। तो ये एक बड़ा अनुभव उस चीज़ से मिला, सीखने को और चीज़ें मिली। तो राहुल जी के साथ आप रहे तो आपको ये भी सीखने को मिला कि यार एक व्यक्ति है जो अकेला चल रहा है। राहुल जी का जो पेट था उसमें डॉक्टर ने उनसे कई बार मना करा कि आप पैदल नहीं चल सकते, लेकिन पेट दर्द उनका रहा, उसके बाद भी उन्होंने चलना नहीं छोड़ा। जबकि हमारा जो शेड्यूल था, हम तो उस बीच में 3 या 4 घंटे का आराम भी कर लेते थे, लेकिन उन 3-4 घंटों में राहुल जी को अलग अलग संगठन के लोगों से मिलना होता था। तो उस व्यक्ति का जो पूरा शेड्यूल था कि सुबह 4 बजे उठना, तो मुझे ऐसा लगता है सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक वो व्यक्ति व्यस्त रहता था, लोगों के बीच में रहता था, हजारों लोग, लाखों लोग उससे रोज मिल रहे हैं। तो ये सीखने को मिला कि आपको कितना कुछ त्यागना होता है, कितना कुछ छोड़ना होता है
जब आप सत्य के रास्ते पर होते हो, और सत्य का रास्ता आपसे हर तरीके की चीज़ें वो छीनता है जो आपको सुख सुविधाएं देती। तो उसका अनुभव राहुल जी के द्वारा इस यात्रा के दौरान हमको मिला है। प्रकृति प्रेम के विषय में भी कई जगह पर हमने यात्रा के दौरान जो खबरें देखी उसमें हमें बहुत सी ऐसी बातें देखने को मिली। तो क्या इस दौरान कुछ साइंटिस्ट जो एग्रीकल्चर या क्राफ्ट से मुतालिक थे वो भी यात्रा के दौरान आपसे मिले? देखिए, हर तरह के संगठन के जो लोग थे, सब लोगों ने राहुल जी के साथ चर्चा करी है। चाहे वो आपने वैज्ञानिकों की बात करी, क्राफ्ट के लोगों की बात करी, सारे लोग मिले। किसान राहुल जी से मिले, किसानों का जो अनुभव रहा, कई खेतों में राहुल जी गए, खेतों में जाके उन्होंने किसानी के बारे में लोगों से चर्चा करी। तो जहाँ जहाँ उनको लगा, मजदूरों से जाके उन्होंने बात करी। सुबह जो लोग सफाई कर्मी थे, जो सफाई कर्मी करते थे, निकलते थे, राहुल जी अचानक जाके उन लोगों से मिल लेते थे। तो यानी यात्रा ऐसा कोई फिक्स नहीं थी कि हमको यही करना है या हमने कोई फिक्स लोग बैठा दिए। वो तो यात्रा में आप चल रहे हो और जो आपको लोग मिल रहे हैं, तो वो बिल्कुल सीधा राहुल जी जाकर, जबकि उनके पास जो उनकी सुरक्षा कर्मी थे उनको रोकते थे, लेकिन उसके बाद भी वो घेरा तोड़कर राहुल जी उन लोगों के जाके गले मिलते थे। कई जगह, जैसे हम पंजाब में थे, तो पूरा जो मैकेनिक जो पूरा वर्ग था, तो वो रोड साइड दुकानों पे काम कर रहा था, यात्रा निकल, अचानक राहुल जी जाके उनके पास जाकर बैठ गए। तो ये यात्रा जो थी बड़ा अपने आप में ही ना एक तरह का ऐतिहासिक और एक इतिहास बन गई है कि उसमें हर तरह के लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो खुला एक मंच था ये यात्रा। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि पहले से कोई प्री प्लानिंग रही हो, पहले से कुछ रहा हो कि नहीं वहाँ कुछ लोगों को बैठा दिया, अब राहुल जी जाएंगे, खेतों में मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो पूरा काम मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी करते हैं, वो बाकायदा इस देश के अंदर वो पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी का जो था, बिल्कुल एक एक चीज़ उसमें सत्य थी। और राहुल जी का जो अनुभव मुझे ऐसा लगता है उन्हें इस यात्रा के दौरान पाया है, तो वो उसका यानी कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। और वो व्यक्ति जो है, उसका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के व्यक्ति और इतना ईमानदार व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में अभी नहीं देखा है। राजनीति से परे और राजनीति के बाद भी जीवन में चाहे जो भी नेता आए, लेकिन राहुल जी का फिलहाल तो कोई हाथ नहीं पकड़ रहा है ईमानदारी के काम। अभी राहुल जी जो है मध्य प्रदेश से गुजरकर गुजरात उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा गई है और लगभग कुछ दिन और बचे हैं वो यात्रा को। उसके बाद में हो सकता है कि फिर नया शेड्यूल कुछ ऐसा ही प्लानिंग करें, जैसे भारत जोड़ो यात्रा, फिर उसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लेकिन ये लगता ऐसा नहीं है कि जैसे लोगों के दिमागों में जो नफरतें भर दी गई हैं, ये इन दो यात्राओं से लोगों के दिमागों से निकल पाएगी। तो क्या और यात्रा की भी इसके लिए आवश्यकता होगी? देखिए, अब ये तो राहुल जी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन राहुल जी की जो पहली जो यात्रा रही और उसमें यात्रा में उन्होंने कहा भी है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने में निकला हूँ। और इस देश के अंदर बच्चों के अंदर जिस तरह की नफ़रत फैला दी गई है धर्म और जाति के नाम पर, और हम और आप शायद रोज़ या हर दिन कहीं ना कहीं उसका अनुभव भी करते हैं। जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, उन लोगों को व्हाट्सअप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान मिल रहा है, तो ये लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को अकेले राहुल जी को नहीं लड़ना है। राहुल जी ने कभी मोहब्बत की दुकानें खोली है, तो हम और हमारे जैसे जितने भी लोग हैं उन सबका दायित्व बनता है कि उस मोहब्बत को, दुकान को धीरे धीरे आगे बढ़ाए। हर एक व्यक्ति को जो इस देश में, इस देश की मोहब्बत, इस देश से मोहब्बत करता है, इस देश की भाईचारे में, इस देश की एकता में यकीन करता है, ये हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो राहुल जी की मोहब्बत की यात्रा को आगे बढ़ाए। सिर्फ राहुल जी की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। तो जो देश से प्रेम करता है उसको ये चीज़ें आगे लेके जानी चाहिए, ताकि इस देश के अंदर जो नफ़रत का माहौल हो वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करे, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से मोहब्बत करे, ईद और दिवाली खुद गले मिले। तो हम ऐसे भारत की कल्पना करते हैं और ऐसा भारत हम बनाकर रहेंगे। भारत यात्री परेश नगर से एक प्रश्न को और लेकर चर्चा करने जाएंगे कि जो कल्चर आपने देखा 12 राज्यों का, अलग अलग राज्य का अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति, क्या खट्टे मीठे वहाँ आपके अनुभव रहे? जो अनुभव रहे, 12 राज्यों से यात्रा निकली और जो तमिलनाडु कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई,
तो पहले दिन से आखिरी दिन तक, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, हर एक दिन को मैंने अपनी डायरी में लिखा है। हर एक दिन का अनुभव, भाषा से लेके, संस्कृति से लेके, खान पान से लेके, रहन सहन से लेके सब कुछ लिखा है। और ये सोचा था कि जब यात्रा ख़त्म होगी तो उसके 1 साल के अंदर उस पर एक किताब लिखी जाए, लेकिन समय नहीं मिल पाया। लेकिन वो अभी प्रोग्रेस में है और उसको लिखना है। हमारे एक साथी मंजू कुट्टन है, तो उन्होंने कंटेनर नंबर 22 एक किताब अभी कुछ 1 महीने पहले ही लॉन्च की है। उनकी किताब जारी हुई है, केसी वेणुगोपाल ने उसको पूरा उसका लॉन्च की है। तो कंटेनर नंबर 22 के जो हमारे 12 हम सदस्य थे उनको लेकर और यात्रा को लेकर उन्होंने मलयालम भाषा में उसको पूरा लिखा है। लेकिन मेरी जो किताब वो रहेगी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। तो जल्द हम उस पर अभी काम भी शुरू करने वाले हैं। तो यात्रा का जो अनुभव रहा, तो अवनी हमारे साथ थी, तो अवनी, मैंने पूरा यानी यात्रा को लिखा है और अवनी ने वहाँ के पूरे अनुभव लोगों को अपने कैमरे में कैद किया है। तो हमारा ये पूरा एक उद्देश्य था कि उन फोटो के साथ हम पूरी यात्रा को लिखें, ताकि जो अनुभव है, जो मौखिक है, तो उस अनुभव को वो लोग भी पढ़ें जो इस देश की मोहब्बत में विश्वास करते हैं, जो इस देश की एकता और भाईचारे में यकीन करते हैं। उन लोगों तक भी वो चीज़ें पहुँचे कि जो देश उनको बताया जा रहा है वो देश ऐसा है नहीं। जो देश हमने देखा है चलकर, वो देश ऐसा है। हाँ, जो गांधी की कल्पना थी, नेहरू की कल्पना थी, और उस सपने को लेकर जो राहुल जी चल रहे हैं, ये देश वैसा है। तो हम उस किताब को जल्दी लिखने वाले हैं और शायद अगले 1 या 2 साल के अंदर उसको हम उस किताब को हम पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे। तो ताकि वो देश पूरा अनुभव देखे, उस अनुभव को पढ़े। तो कई तरह के खट्टे मीठे जो अनुभव रहे, तो सारे इस यात्रा के साथ चले हमारे साथ शुरू के पहले दिन से 4000 किलोमीटर तक। तो कई बार ऐसा मौका आया कि जैसे साउथ में कई जगह, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गर्मी काफ़ी भीषण रही तेलंगाना में। तो अनुभव यानी कई बार ऐसा रहा कि यार थोड़ा यात्रा को थोड़ा रोक देते हैं, 2-3 दिन के बाद ज्वाइन करेंगे। लेकिन वो एक ताकत थी, फिर भी चलती रही, क्योंकि हमारी यात्रा में कई ऐसी हमको महिलाएं मिली। साउथ का एक किस्सा है, महिला का मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन एक महिला बड़ा दौड़कर यानी चल रही थी। उसके एक पैर में चप्पल थी और एक पैर में चप्पल नहीं थी। तो उसकी भाषा जो थी, शायद वो तेलंगाना या कर्नाटका की बात है, कर्नाटका की बात है, शायद कन्नड़ उसकी भाषा थी। तो एकदम अवनी ने उनका हाथ पकड़ा कि आंटी कहाँ जा रही, तो भाषा समझ में नहीं आई। बस वो एक ही बार बार रिपीट कर रही थी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, और कन्नड़ में दोहरा रही थी कि मतलब मुझे मिलना है। और एक पैर में चप्पल थी और उम्र उस महिला की तकरीबन 70-75 के आसपास रही होगी। तो जो हिम्मत उस महिला में हमको देखने की मिली, यार इतनी धूप में वो महिला दौड़ रही है राहुल जी से मिलने के लिए। उसको कोई मतलब नहीं, उसे राहुल जी से मिलना है बस एक बार, और एक पैर में उसके चप्पल नहीं है। तो उससे हमने भाषा समझ नहीं पाई, तो हमारे एक मित्र थे, तो हमने रोककर उससे पूछा कि आपकी चप्पल कहाँ गई। उसने कन्नड़ में संवाद करा, तो उनका भीड़ में कहीं छूट गई, तो मैं रुकी नहीं, लेकिन मुझे राहुल जी से मिलना था। तो ये दीवानगी भी हमने देखी। तो हर तरीके का अनुभव हमने इस यात्रा में महसूस करा, जो भी अनुभव रहा, और उसको लिखा भी है, और जल्द उस अनुभव को हम लोगों के बीच में भी लेकर आएंगे। थैंक यू। भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग प्रकृति के लोग साथ में थे, अलग अलग कल्चर के लोग साथ में थे। आपको कौन सा विषय जो है वो भारत यात्रा में भाया है? विषय तो अनेक थे, क्योंकि अलग अलग भाषाओं के लोग थे, सारी चीज़ें थी। तो जो भी, जब हमारा फ्री टाइम होता था, तो हम हर विषय पे कहीं ना कहीं डिस्कशन करते थे। हर भाषा को लेकर, वहाँ की संस्कृति को लेकर, वहाँ के लोगों को लेकर, तो हर तरह के विषय उसमें थे। ऐसा कोई मैं पर्टिकुलर नहीं कह सकता कि एक विषय को लेकर भाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जो विषय है उस पर चिंतन होना चाहिए और तार्किक बातें होना चाहिए, ना कि अतार्किक बातें और कुछ फालतू की बातें। तो तर्क की बातें होती थी और वो बहस का रूप नहीं लेती थी, उसमें तार्किकता बातें होती थी। और लोग जो हमारे साथी थे, हम उस पर कहीं ना कहीं और एक हल पर भी पहुँचते थे कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए, यहाँ ये चीज़ें नहीं हुई, अब इसको ऐसा होना चाहिए। तो हर विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा, और हर विषय पे पूरी यात्रा में, यात्रा करने के साथ साथ जिस भी प्रदेश से यात्रा गुजरी है, और जो अनुभव उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र से यात्रा गुजरी है, जो भी वहाँ की कमियाँ और जो भी वहाँ की अच्छाइयाँ रही, उसको लेकर हम चर्चा बिल्कुल बराबर करते थे। थैंक यू। परेश, जाहिर है कि आप भारत जोड़ो यात्रा में भारत में 12 प्रदेशों की आपने यात्रा की। काफ़ी तीर्थों के भी आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिला होगा। थोड़ा सा बताएं आपकी कहाँ कहाँ कौन कौन से तीर्थ आप गए,
इस दौरान भारत यात्रा के समय, और क्या वहाँ के अनुभव रहे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो पूरा यात्रा का कॉन्सेप्ट था, जब हम यात्रा हमने शुरू करी तो वो समुद्र के किनारे से शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 समुद्रों का संगम कन्याकुमारी रहा है। वहाँ से यात्रा शुरू हुई। विवेकानंद का तपोभूमि वो रही है, जहाँ वो रहे हैं, तप करा है, वहाँ से यात्रा शुरू हुई। और यात्रा का ये था कि यात्रा के रास्ते जितने भी तीर्थ आए, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, तो हर जगह हम लोग और राहुल जी पहुँचे हैं। राहुल जी ने हर जगह के बाकायदा दर्शन किए हैं। और एक खूबसूरती आपको बताऊं, मैं केरल का कोई एक शहर था, वहाँ से हमारी यात्रा गुजर रही थी। तो उस शहर के रास्ते पहले मंदिर, फिर मस्जिद और फिर गुरुद्वारा, तीनों एक साथ। वाह! तो ये खूबसूरती है देश की। तो तीनों जगह एक एक कर हम गए। तो हर जगह यहाँ भी जिस तरह का तीर्थ, मंदिर, मस्जिद, जो भी गुरुद्वारा, चर्च जो भी मिला। और कई जगह केरल में तो कई बार ऐसा हुआ है कि हम चर्च में सोए हैं दिन के रास्ते, कई जगह नहीं मिल पाई। कई बार ऐसा रहा कि परमिशन नहीं मिल पाई हाईवे के किनारे, तो कई पुराने कुछ स्कूल थे उसके अंदर हमें जगह मिली, कई मंदिर, तो कई मस्जिद के बाहर के प्रांगण में, मस्जिद के उधर कई बार सोए हैं दिन में, जब 3-4 घंटे का रेस्ट था। तो यात्रा का अनुभव, यात्रा जब पैदल चल रहे हैं तो यात्रा खुद एक तीर्थ थी, जिसमें सारे लोग शामिल थे, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब बराबर। तो यही तीर्थ है, इससे बड़ा कुछ तीर्थ नहीं है। परेश जी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सर्व धर्म समभाव की बात तो देखने को, सुनने को मिली भी है, लेकिन क्या इस संपूर्ण यात्रा के दौरान आपको आध्यात्म संबंधी भी कुछ जानकारी मिली है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है और सोचना है कि जब भी आप पैदल यात्रा करते हैं, और पैदल यात्रा आपकी जब लंबी होती है, चाहे वो नर्मदा परिक्रमा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो, किसी भी प्रकार की यात्रा रही हो, तो वो एक अध्यात्म का ही रूप होता है। क्योंकि आप ज़मीन पर जब चलते हैं तो ज़मीन पर चलने का जो अनुभव है वो आपको अध्यात्म का अनुभव कराता है। आपको सोचने की आपकी क्षमता, आपका एक बड़ा बदलाव उस यात्रा के दौरान होता है। तो वो अध्यात्म से कहीं ना कहीं आपको जोड़ता है। तो वो अनुभव आपको महसूस अपने आप होने लगता है कि आप अध्यात्म के रास्ते हैं। तो आपकी कई सारी चीज़ें, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, वो अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है। चाहे वो गुस्सा हो, देश भावना हो किसी को लेकर, तो वो चलने से ही दूर हो जाती है। क्योंकि आप कभी ईमानदारी बरत रहे हैं अपने काम में, उस यात्रा में, तो हर एक वो काम जिसमें आप अपनी ईमानदारी बरत रहे हैं, तो वो अध्यात्म से ही आपको जोड़ा हुआ मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो भारत जोड़ो यात्रियों को अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनसे बहुत कुछ इनको सीखने को मिला है, समझने को मिला है। पूरे देश के 12 राज्यों का कल्चर नज़दीक से देखने समझने को मिला है। गरीबी अमीरी के बीच का क्या फ़र्क है, वो इन्हें देखने समझने को मिला है। हम इनसे जानना चाहेंगे, परेश नागर से, कि आज की युवा पीढ़ी को, जो कि सीधे सीधे स्मार्टफोन में 24 घंटे चिपकी रहती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तैयार हो रही है, फेसबुक यूनिवर्सिटी से तैयार हो रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे भारत की एकता और अखंडता के लिए? देखिए, ये अच्छा सवाल है आपका। और युवा पीढ़ी को बिल्कुल जो आपने सवाल करा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी का दौर इस देश के अंदर पिछले 10-12 सालों का जो चलन बड़ा तेज़ी से फैला हुआ है, और युवा जो वर्ग है, युवा के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ा लिखा भी वर्ग कहीं ना कहीं है, जो अपने आप को कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी वर्ग समझ रहा है, तो वो भी उसी दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें किताबों की ओर जाना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा में हमने एक और जो बड़ा काम करा, वो हमने ये करा कि जब हमारी यात्रा महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश आई, मध्य प्रदेश का जब बुरहानपुर का बॉर्डर था, तो हमारे जो साथी थे, जो कुछ ना कुछ क्रिएटिव यात्रा में कर रहे थे, चाहे अवनी हुई, मैं हुआ, सचिन, कुछ हमारे ऐसे साथी थे, तो हमने मिलकर भारत जोड़ो पुस्तकालय खोला। तो हमने राहुल जी से बात करी। राहुल जी से बात के बाद युवा कांग्रेस के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीनिवास बीबी, उनको हमने ये पूरा आइडिया बताया, तो उन्होंने हमें कंटेनर प्रोवाइड करा और हमने उसमें किताबें रखना शुरू करा। बाकायदा उसको पूरा एक लाइब्रेरी बनाया, और जहाँ जहाँ से हम गुजर रहे थे तो लोगों को एक संदेश दे रहे थे, तो लोगों से हम किताबें भी मांग रहे थे
जैसे विनोबा भावे ने किताब दान, भूमि दान का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट चलाया था, तो किताब दान वाला हमने कॉन्सेप्ट चलाया कि आप हमें किताब दो और हमसे भी किताब लो। तो हमने एक संकल्प भी वहाँ से लिया और धीरे धीरे हमने भारत का पहला बुरहानपुर और जलगांव के बीच महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की बॉर्डर का एक गांव है, आदिवासी गांव। हमने कह सकते हैं कि भारत का पहला भारत जोड़ो पुस्तकालय वहाँ खुला है। तो वो पूरा कंटेनर हमारे साथ श्रीनगर गया। अभी वो कांग्रेस के कार्यालय दिल्ली में वो कंटेनर रखा हुआ है और खुला हुआ है, कोई भी आके उसमें पढ़ सकता है। तो किताबों से हमने लोगों को जोड़ा है कि जो ज्ञान आपको व्हाट्सएप और फेसबुक से मिल रहा है, उससे बेहतर ज्ञान आप किताबों से लो। जब तक आप किताबें नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस देश के इतिहास के बारे में, इतिहास की आपको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि जो झूठा एक व्यापार फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के द्वारा लोगों के जहन और दिमाग में डाला जा रहा है, तो वो जब तक दूर नहीं होगा, जब तक आप किताबों से नहीं जुड़ेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से यही युवा वर्ग, हर उस व्यक्ति से कहना है कि जो भी आप मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक बार उसको जांचें, एक बार उसको पढ़ें कि वाकई ये सच्चाई है। तो उसके लिए आपको किताबें पढ़ना पड़ेगा। अब दिन में जितना भी आपको समय मिले, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन आप किताबें पढ़िए। किताबों से अच्छा मुझे नहीं लगता कि ज्ञान आपको और कहीं से मिलेगा। तो किताबों की ओर इस युवा पीढ़ी को जाना होगा और किताबों को पढ़ना होगा। धन्यवाद। बहुत चर्चा हुई भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में, काफ़ी मालूमात हुई है। अंत में एक प्रश्न ये है कि भारत जोड़ो यात्रा का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका जो मूल उद्देश्य था, तो मैं एक अमीर खुसरो का एक शेर है, उससे आपको बताना चाहूँगा कि यात्रा क्या रही। तो ये शेर ऐसा रहा कि जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू श्रीनगर लाल चौक गए, तो शेख अब्दुल्ला ने उनके लिए ये शेर पढ़ा था, मन तू शुदम तू मन सुधी, मन तन शुदम तू जान सुधी, ताकस ना गोयत बाद अजीन, मन दिगारम तू दिगारी। तो इसके जो माने हैं कि तू मैं हो गए, मैं रूह तू जिस्म हो गए, कहने को अब क्या है बचा, ना तू मुझसे जुदा ना मैं तुझसे जुदा। तो ये मोहब्बत की यात्रा थी। तो इस यात्रा में जो भी मिला, कोई रूह हुआ, कोई शरीर हुआ, कोई आत्मा बना, कोई तू बना, कोई मैं बना, तो सब एक हो गए। तो उसका उद्देश्य मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। धन्यवाद परेश जी। गुप्तेश्वर मंदिर से कैमरामैन, क्या नाम है? मोहित ओनकर। चल, मन तो नहीं खरा। गुप्तेश्वर मंदिर हरदा से कैमरामैन मोहित ओनकर के साथ